सभी साथियों का स्वागत है। सत्याग्रह के इस चैनल में आज हम मई दिवस, अंतर्राष्ट्रीय श्रम मजदूर दिवस को लेकर चर्चा के लिए इकट्ठा हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हैं इंदौर के वरिष्ठ पत्रकार सुभाष रानडे, जो समाजवादी आंदोलन के सिपाही रहे हैं। समाजवादी आंदोलन में कई जन आंदोलनों में भागीदारी की है और इंदौर के कई अखबारों में संपादक के रूप में काम किया है। कानपुर के लेबर एडवोकेट शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े हैं। अनिल त्रिवेदी जी भी जुड़े हैं, जो गांधीवादी समाजवादी चिंतक रहे, विचारक रहे हैं। इंदौर में नामी वकील भी हैं और सर्वोदयी आंदोलन तथा गांधीवादी आंदोलन से जुड़े रहे हैं। मीसा बंदी रहे हैं, वे भी हमारे साथ आज जुड़े हैं। आज की चर्चा में भागीदारी करेंगे। आज मजदूर दिवस तो है ही सही, पूरे देश में और दुनिया में मजदूर अपने हकों के लिए 1986 में जब लड़ रहे थे, काम के अधिकार को लेकर, काम के घंटों के निर्धारण को लेकर, तब उस आंदोलन पर अमेरिका के शिकागो शहर में सरकार की तानाशाहीपूर्ण कार्रवाई हुई और कई मजदूर उसमें हताहत हुए। तभी से यह मजदूर दिवस मनाया जा रहा है। लेकिन हिंदुस्तान में मजदूरों के इस हक को लेकर जो दुनिया में लड़ाई से शुरू हुआ था और हिंदुस्तान के मजदूरों ने भी लड़ाई लड़ते हुए कई मजदूर कानून बनवाए थे, जिसमें काम का अधिकार भी था, काम के घंटों का निर्धारण भी था, 8 घंटे काम हो, छटनी का अधिकार जो मालिकों को दिया गया था उस पर भी रोक लगाई गई थी, यूनियन बनाने के अधिकार दिए गए थे। वे सारे अधिकार आज खतरे में है। देश की सरकार ने 4 श्रम संहिताओं में देश के जो मजदूरों ने लड़ लड़ के 44 कानून हासिल किए थे, उन पर रोक लगाने के हिसाब से 4 श्रम संहिता लाई गई है। इसलिए आज मजदूर संकट में है। वैसे तो जब अंतरराष्ट्रीय दबाव में उदारीकरण की नीतियां चालू हुई, तभी से मजदूरों के हकों पर कुठाराघात होने लगा। तो यह भी एक सवाल है जो हमारे ज्ञानी वक्ता उस पर प्रकाश डालेंगे। लेबर कोर्ट एक बहुत बड़ा मजबूत हथियार था। मजदूरों पे जब मालिक अत्याचार करता था या सरकारी तरीके से कोई अत्याचार होता था, तो वह लेबर कोर्ट में अपनी बात रखने के लिए जा सकता था। कानूनन मालिक के खिलाफ और सरकार के खिलाफ वह लड़ सकता था। लेकिन वे लेबर कोर्टें भी इस सरकार के रहते संकट में आई है और श्रम न्यायालयों में जो वकील काम करते हैं वे भी आंदोलनरत हैं अपनी अदालत को बचाने के लिए। तो दोस्तों, ये सब समस्याएं हैं। उसी के साथ हम समाजवादी आंदोलन के वरिष्ठ नेता, समाजवादी चिंतक और अंग्रेजों के साथ साथ पुर्तगालियों से भी लोहा लेने वाले नेता मधु लिमे की भी आज 99वीं पुण्यतिथि है। आज से ही उनका जन्मशती वर्ष शुरू हो रहा है, 99वीं जयंती है। और मधु लिमे एक ऐसे नेता थे जिन्होंने संसद के अंदर 4 बार देश की जनता का बिहार के मुंगेर और बांका से प्रतिनिधित्व किया। और जब वे संसद के अंदर जाते थे तो उनके हाथों में जो कागज के पन्ने होते थे, जो किताबें होती थी, उसको देखकर सत्ता के लोग भी भयभीत होते थे कि आज न जाने मधु जी क्या सवाल करेंगे, किस तरह से सरकार को कटघरे में खड़ा करेंगे। ऐसे नेता की जन्मशती वर्ष है। पूरे देश में समाजवादी साथी और मधु लिमे को मानने वाले, जानने वाले पूरे वर्ष भर कार्यक्रम करेंगे। आज भी 2 कार्यक्रम सुबह हुए हैं, जिसमें गोवा मुक्ति आंदोलन में मधु लिमे की भूमिका को लेकर एक पुस्तक का प्रकाशन, मध्य प्रदेश के समाजवादी नेता, समाजवादी समागम के प्रमुख
रमाशंकर सिंह के सहयोग से प्रकाशित हुई है, जिसका एक विमोचन भी आज ऑनलाइन हुआ है। दूसरी ओर समता मार्ग ने यह आयोजन किया, और दूसरी ओर किसानों के जो आंदोलन को लेकर आज मजदूरों के लिए, जो मजदूरों और किसानों की एकजुटता को लेकर जो अभियान चल रहा है, उसको लेकर भी एक ऑनलाइन चर्चा हुई। तो मैं सबसे पहले हमारे साथी सुभाष रानडे से आग्रह करूंगा कि वे आज की इस चर्चा की शुरुआत करें और अपना वक्तव्य दे। तमाम मुद्दों पर मधु जी की जयंती को लेकर, मधु जी के विचारों को लेकर भी प्रकाश डालें, साथ ही श्रम कानूनों को लेकर क्या स्थिति है, मजदूर आंदोलन पर क्या खतरे मंडरा रहे हैं, इस पर भी अपने विचार व्यक्त करें। सुभाष रानडे जी। सुभाष जी अपना माइक ऑन कीजिए। सुभाष जी, आवाज आ रही है मेरी? सुभाष जी को बोलिए अपना माइक ऑन करें। अरे रामस्वरूप जी, जरा सुभाष जी को कहिए कि अपना माइक ऑन करें। सुभाष रानडे जी, आ रही आवाज क्या? अब आ रही है। बोलिए आप। अब आ रही है। हाँ ठीक है, अब आ रही है। सुभाष जी बोलिए। हाँ, दो मुद्दे हैं आज की चर्चा के। एक मजदूर आंदोलन और मधुलिमय जी की शताब्दी समारोह की शुरुआत। सबसे पहले हम मजदूर आंदोलन की बात करते हैं। मजदूर आंदोलन आज लगभग नहीं के बराबर हो गया है। इसकी वजह भीतरी भी है और बाहरी भी है। बाहरी वजह यह है कि जो श्रम कानूनों का लगातार अंतर्राष्ट्रीय नीतियां बदलने के बाद, अंतर्राष्ट्रीय दबाव के बाद में हमने जब उदारीकरण की अर्थव्यवस्था को अपनाया और आर्थिक सुधार लागू करने का सिलसिला शुरू हुआ, तो क्रमशः मजदूरों के अधिकारों में कटौती हो गई, और वो कटौती और तेज हो गई है अब नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद। और अब लगभग मजदूर निहत्था हो गया है कानूनी रूप से। आज न आप लेबर कोर्ट में जा सकते हैं और नहीं अपनी आवाज कहीं बुलंद कर सकते हैं। अगर आप सरकार के खिलाफ, प्रबंधन के खिलाफ बोलते भी है तो आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिए जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इस दुर्दशा के लिए जितनी अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियां जिम्मेदार रही है, उतना ही मजदूर आंदोलन भी जिम्मेदार रहा है। मजदूर आंदोलन के अंदर पहले यह था कि एक दुनिया के मजदूरों एक होकर जब हम नारा लगाते थे, तो हमको लगता था कि एक सेक्टर के मजदूर के लिए दूसरा सेक्टर का मजदूर भी खड़ा होगा। लेकिन धरातल पर यह बात अब नहीं उतरी है। और पिछले काफी वर्षों से मैं बैंक और बीमा की जानता हूँ, वहाँ के नेताओं को जानता हूँ। वहाँ के उनके यहाँ जब मजदूरों के सवालों पे जब सभा होती है तो गेट मीटिंग पे अच्छे लोग आते हैं, लेकिन जब सब भाजपा को देते हैं। ये अभी अनुभव हमारे को 3-4 चुनाव का आया है। इसकी वजह है कि राजनीतिकरण मजदूर आंदोलन का जो होना चाहिए था, वो राजनीतिकरण हुआ नहीं। हमने अपने फॉलोअर्स को राजनीतिक रूप से प्रशिक्षित किया नहीं। मजदूरों की यूनियन है वो सिर्फ वेतन भत्ते बढ़ाने की मांग तक सीमित हो गई, और वहीं से उसके बाद में उसका राजनीतिकरण का काम रुक गया। मजदूर नेता भी कुछ अय्याश हो गए, मैं जानता हूँ ऐसे, कि बस सिर्फ उनका ध्यान यूनियन चलती रहे इसकी तरफ होता है। यूनियन के अंदर उसका राजनीतिकरण करने की तरफ न कोई कार्यक्रम चलाए जाते हैं, न कुछ होता है। तो ये भीतरी और बाहरी संकट, दोनों संकटों के कारण आज मजदूर आंदोलन लगभग दम तोड़ रहा है। मजदूर आंदोलन के साथ में मेरा जुड़ाव कम रहा है, लेकिन एक पर्यवेक्षक, एक पत्रकार की हैसियत से मैं मजदूर नेताओं और मजदूर यूनियन पे गहरी नजर रखता रहा हूँ। एक मुद्दा इसके ऊपर जो मजदूर आंदोलन के अनुभवी है वो प्रकाश डालेंगे।
मैं मधुलिमय जी की बात करना चाहता हूँ। 1977 और 80 के दौरान मैं दिल्ली में रहा, जब जनता पार्टी की सरकार थी, और तब मधुलिमय जी को बहुत निकट से देखने का अवसर मिला। तब संसद में आने जाने में ऐसे प्रतिबंध नहीं थे जैसे आज प्रतिबंध हमको दिखाई देते हैं। तब हम आराम से संसद में जाते थे। मैं इंदौर के सांसद में संसद भवन जाता आता रहा हूँ, और सेंट्रल हाल में मधु जी से भी कई बार सेंट्रल हाल तक पहुंच होती थी। तब एक साधारण जो उनका साथी होता था सांसद का, होती मधु जी को देखते रहा हूँ। मैंने उस ऐतिहासिक बहस को भी देखा जो इंदिरा गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार मुद्दे पर हुई थी। मैंने सुना था पहले मधुलिमय जी के बारे में, लेकिन वहां जब मेरे पास में एक असम के पत्रकार बैठे थे, वो पत्रकार मुझे बोले कि सुभाष, तुम ये जानते हो कि मधु जहां जहां पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है दुनिया के जिन देशों में, उनके अंदर सबसे बढ़िया बहस प्रिविलेज अगर कोई करते हैं तो मधु करते हैं। आपकी आवाज बंद हो गई भाई साहब। आप अपना माइक खोल दें, माइक बंद हो गया है। सुभाष जी माइक, सुभाष जी माइक बंद हो गया है। चालू कर दिया मैंने, फिर से हो गया। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ अब आने लगी, आ रही है आवाज? आ रही हो है, जाता था आने आदमी। लग गई आवाज। आ रही है आवाज। हाँ मधुलिमय 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 मात्र नेता नहीं थे, उनको नेता कहना उनके साथ में अन्याय होगा। उनका पूरा जीवन, हमारे यहाँ मराठी में कहावत है कि बोले तैसा चाले तैसी वंदावी पाओले। तुकाराम महाराज कहेगा कि जो जैसा बोलता है वैसे चलता है, वही वंदनीय होता है। मधुलिमय इस दृष्टि से वंदनीय थे। उन्होंने जैसे पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। संपत्ति दिखाई नहीं देती, नहीं होगी, न फ्री होता था, कुछ नहीं होता था। मधुलिमय का पूरा जीवन कुर्बानी का जीवन रहा है। अद्वितीय प्रतिभा थी। 13 साल की उम्र में उन्होंने 7वीं 7वीं 8वीं तीनों कक्षाएं एक ही साल में परीक्षा देके पास कर ली, लेकिन उम्र 13 साल थी, इसलिए मैट्रिक में बैठने की अनुमति उनको नहीं मिली। तो उन्होंने 15 साल के होने के बाद में मैट्रिक की परीक्षा दी, और एक बहुत ही साधारण एक शिक्षक के परिवार में वो पैदा हुए थे। इंटरमीडिएट के बाद ही उनको कॉलेज छोड़ना पड़ा। पुणे के विख्यात फर्ग्यूसन कॉलेज, जिस कॉलेज ने इस देश की अद्वितीय प्रतिभाएं दी है, उस कॉलेज में मधु जी पढ़े। वैसे उस समय जो पूना का वातावरण रहा था वो अभी करने वाला था। आज हम कल्पना, महाराष्ट्र के इतिहास का पूरा प्रभाव उन पर था। महाराष्ट्र के सारवादी आंदोलन का प्रभाव था, और खास तौर से गोपाल गणेश आगरकर जो महाराष्ट्र के सुधारवादी नेता रहे हैं, उनके जीवन का प्रभाव उनके ऊपर बहुत था। और वो अज्ञेयवादी थे, अगर कभी अज्ञेयवादी थे। और उस समय वैचारिक बहस पुणे के अंदर में केंद्र रहा है वैचारिकता का। ऐसे वातावरण में मधुलिमय रहे, और उनके अंदर जब अंग्रेजी साम्राज्यवाद के खिलाफ संघर्ष चल रहा था तो उसमें जुटे। उसी समय उन्होंने 16 साल की उम्र में धुलिया के जेल में गए। आप सोचिए कि आज 16 साल का लड़का क्या सोचता है। वो 16-17 साल की उम्र में धुले की जेल में गए, पहली बार गिरफ्तार हुए। वहां से उनके जो राजनीतिक चिंतन की प्रखरता वो चली, तो वहां वो इतने जबरदस्त उनका अकाट्य तर्क देते थे कि जेल में साने गुरु जी जैसा आदमी, जो उस समय कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित था, उस व्यक्ति
तो साने गुरु जी बाद में समाजवादी विवाह से जुड़े, जो उनसे लगभग 22 साल बचे। तो ये मधु जी का जीवन था। पुर्तगाली साम्राज्यवाद के खिलाफ वो लड़े। नेटवर्क ज्यादा है शायद क्या? अरे एक उस गौरव समय उन्होंने प्रतिनिधि जी एक गौरव दीक्षित जुड़े हैं, जरा अपना माइक ऑफ कर लीजिए। गौरव जी अपना माइक ऑफ। हाँ ठीक, बोलिए बोलिए सुभाष जी आप बोलिए। तो उस समय से जो समाजवादी आंदोलन के साथ में पुणे की प्रारंभिक इकाई से लेकर और वो राष्ट्रीय नेता के तक पहुंचे, तो उसके अंदर उस समय उनके बुद्धिमत्ता, उनका त्याग और उनकी तपस्या थी। पुणे के अंदर ही उसे वहां से जो निकले, तो महाराष्ट्र में बाबा साहब अम्बेडकर की कदर नहीं हुई। महाराष्ट्र से लोकसभा बाबा साहब अम्बेडकर जैसा व्यक्ति नहीं जीत सका, लेकिन बिहार ने मधु लिमये को स्वीकार किया और 4 बार सांसद बनाकर भेजा। आज बिहार की आलोचना होती है, बिहार में जातिवाद है, लेकिन बिहार ही वह स्टेट है जिसने महाराष्ट्र के पैदा हुए व्यक्ति को 4 बार अपना नुमाइंदा चुना। जॉर्ज फर्नांडिस महाराष्ट्र के थे, उनको भी बिहार ने अपना नुमाइंदा चुना। ये बिहार की, सिर्फ बिहार को लेकर चर्चा होती है हमेशा कि वहां जाति की राजनीति चलती है। जाति की राजनीति सबसे ज्यादा पूरे देश में हर जगह चलती है, लेकिन बिहार भी प्रतिभाओं को पहचानता है। कर्पूरी जी मैंने बोलते हुए सुना कि मधु जी आएंगे, तो बांका में जब चुनाव हुआ तो कर्पूरी जी कहते थे कि मधु जी यहाँ आपकी समस्याएं हल करने नहीं आएंगे, आपकी समस्याएं मैं हल करूंगा। मधु जी आपकी आवाज लोकसभा में बुलंद करेंगे और आपकी आवाज पूरी दुनिया में गूंजेगी। तो ये थी अद्भुत मधु की प्रतिभा। मधु जी को संगीत का भी बहुत जबरदस्त शौक था। कुमार गंधर्व के फैन थे। कुमार गंधर्व की हमेशा उनका जब थोड़ा सा फुर्सत का समय होता था तो वो संगीत सुनते थे। शास्त्रीय संगीत में उनकी गहरी रुचि थी। कला, साहित्य, उनको ज्ञानेश्वर के ऊपर भी काम करने की इच्छा थी, लेकिन उतना समय उनको मिला नहीं। लेकिन ज्ञानेश्वर के कई अभंग मधु जी के मुंह से मैंने सुने हैं जो सामयिक उस समय रखते थे। तो ये थे मधु लिमये। मैं चाहता हूं कि और भी लोग इसमें बोलेंगे, इसलिए मैं अपनी बात यहीं समाप्त कर सकता हूं। धन्यवाद सुभाष जी। आवाज आ रही है आपकी आवाज आ रही है, आप बोलिए। आपकी आवाज आ रही है। सुभाष जी, आपने मधु जी के बारे में विस्तार से अच्छी जानकारी दी। मधु लिमये जैसे नेता को आज भी पढ़ने की जरूरत है, उनके विचारों को जानने की जरूरत है। किस तरह उन्होंने अन्याय का मुकाबला करने के लिए कार्यकर्ता तैयार किए। चाहे मई दिवस का जो जुलूस निकला था और उस पर आरएसएस के लोगों ने जो हमला किया पूना के अंदर, जहां से मधु जी वो भी वहीं से उनकी राजनीति शुरू हुई। आपका अब अनिल त्रिवेदी जी से आग्रह करूंगा। अनिल भाई, अनिल त्रिवेदी जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? अनिल त्रिवेदी जी, हमारे साथ जुड़े हैं कानपुर के अनिल भाई, जुड़ गए हैं। अनिल भाई, आवाज आ रही है? आपका माइक चालू कर लीजिए। और श्रम कानूनों से लेकर श्रम न्यायालयों की जो, हाँ बोलिए अनिल भाई, बोलिए। सभी साथियों को शुभकामनाएं और जय जगत। आज मई दिवस है। दुनिया भर के मजदूरों के सवाल को, उनके अधिकारों को लेके कई तरह के कार्यक्रम दुनिया के कोने कोने में होते हैं। और दूसरा प्रसंग जो आज की इस वार्ता का हम लोगों ने तय किया है कि भारत के समाजवादी आंदोलन के हम सब लोगों के प्रेरणा स्रोत
और हमको वैचारिक रूप से शिक्षित करने वाले हमारे नेता साथी मधुलिमय जी का जन्म शताब्दी वर्ष आज से प्रारंभ हो रहा है। मधु जी 1921 की 1 मई को पैदा हुए और आज हम 2021 की 1 मई को जिस वातावरण में बातचीत करने के लिए इकट्ठा हुए, उसने सारे सवालों को और पूरे परिदृश्य को बदल दिया। ये जो विभीषिका हम लोगों के सामने आई, इसमें सबसे बड़ा सवाल सारे मनुष्यों के सामने ये हुआ है कि हम लोगों के जो जीवन के सवाल हैं, उनको हम आने वाले काल में कैसे हल करें। ऐसा सन्नाटा इससे पहले भारत के इतिहास में और दुनिया के इतिहास में देखने को नहीं मिला। ये सब लाचारी की भावना से ग्रस्त हो गए। भय अपनी जगह है, मृत्यु भय अपनी जगह है, रोजी रोटी की चिंता है, पर जो मनुष्य होने का मतलब है उसका अर्थ ही इस कालखंड में बदला बदला जाता है। मधु जी का जो समूचा जीवन है, अभी सुभाष भाई ने भी कहा और हम जो साथी सुन रहे हैं और जो बोल रहे हैं, हम में से अधिकांश में सौभाग्य मिला कि उन्होंने मधु जी को कहा, उनके साथ रहने का मौका मिला। मुझे व्यक्तिगत रूप से मधु जी के साथ काम करने का, उनसे सीखने का, उनसे बहस करने का, उनको सुनने का बहुत लंबे समय तक मौका मिला और बहुत छोटी उम्र। मधु जी एक ऐसे अद्भुत इंसान थे उनको पूर्ण मनुष्य कहा जा सकता है, शील मनुष्य कहा जा सकता है। और समाजवादी आंदोलन का कार्यकर्ता उस कालखंड में अपने सारे नेताओं में मधु जी से वैचारिक सबसे ज्यादा अपेक्षा करता था। कोई शिविर हो रहा है, कोई सम्मेलन हो रहा है, उसमें मधु जी का भाषण होने वाला है तो ये सबके लिए वैचारिक खुराक की बात है। आज के कालखंड में न हमारे पास वैचारिक खुराक है और न राजनीतिक खुराक। इसीलिए सारा परिदृश्य बदल गया। मजदूर को मजदूर नहीं मान रहे, इंसान को इंसान नहीं मान रहे, राजनीतिक कार्यकर्ता को राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं मान रहे। देखिए कैसे जल्दी जल्दी चीजें, हमारी जो 200 साल पहले की, उसमें हम सभी मजदूर थे, हम सभी मेहनत कश थे। मजदूर का मतलब ही मेहनत कश होता है। जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ने लगी, जैसे जैसे पूंजीवाद आगे बढ़ने लगा, जैसे जैसे विज्ञान की उन्नति होने लगी, हमारी मेहनत करने की क्षमता और मेहनत करने वालों के प्रति इज्जत का भाव का खात्मा होने लगा। अभी सुभाष भाई कह रहे थे कि मजबूर आंदोलन समाप्त तो हो गया, कमजोर हो। तो ये जो दौर टेक्नोलॉजी का, पूंजीवाद का, आर्थिक साम्राज्य का और ग्लोबलाइजेशन का हो रहा है, इसने पूरे परिदृश्य को बदल। आज राज्य नाम की जो चीज है दुनिया के अंदर, वो बाजार नियंत्रित है, बाजार राज्य नियंत्रित नहीं है। उसकी विभीषिका आके खड़ी हो गई कि बाजार तय कर रहे हैं कि राज्य कैसे चलेगा। राज्य असहाय है। मधु जी की ख्याति जो थी संसदीय जीवन में, जो विशेषाधिकार के सवाल के दुनिया के लोकतांत्रिक प्रणाली में संसद की क्या महत्ता होती है और सांसद की क्या होती है, और संसद की बुद्धि से कितनी ऊर्जा पैदा की सकती है, इसके जीते जागते प्रतीक मधुलिमय थे। उनका
उनका सवाल उठाने का। और अब तो सवाल ये आके खड़ा होता है हमारे लोकतांत्रिक जीवन में कि राजनीति भी मौन है, संसद भी मौन है, लोग भी मौन है। राजनीतिक करने का मतलब सत्ता के साथ उससे खड़े होकर कुछ चीजें कर ली जाए, उसी का जमा खर्च कर लिया जाए, इसी को राजनीति माना जाता है। ऐसी राजनीति का दौर हमको देखने को मिलेगा मधु जी के शताब्दी वर्ष में 2021 में, कि सवाल उठाने की आजादी, बुनियादी जो सवाल उठाने की आजादी है, जीने की आजादी है, जीने का अधिकार है, गरिमामय तरीके से जीवन जीने का अधिकार है, इस सवाल उठाना ही लोकतंत्र के अंदर असंभव हो। ऐसे में हम सब के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है, यदि मधु जी जैसे विचारक, मधु जी जैसे राजनीतिक नेतृत्व के लोग हमारे बीच में होते तो वो हमको क्या रास्ता बताते। ये सवाल भी वैसा ही सवाल है कि गांधी होते तो आज क्या करते, लोहिया होते तो क्या करते, जयप्रकाश होते तो क्या करते। तो बुनियादी सवाल ये है कि हम हैं वो नहीं है, और हम हैं तो हमारे होने का मतलब क्या है। हमारी विरासत तो बोलने की है, सवाल उठाने की है, लोगों को समझाने की है। अब आज जैसा रामस्वरूप जी ने कहा कि मजदूर आंदोलन और कोर्ट का वकील आंदोलन कर रहा है कि लेबर कोर्ट के अस्तित्व को बचाइए, लेकिन लेबर कोर्ट तो व्यवस्था है, जो अर्थव्यवस्था है उसके खिलाफ हम बोले नहीं। जब ग्लोबलाइजेशन की भी हमारी दुनिया के अंदर प्रविष्ट होने लगी, तो दुनिया के जितने भी आगेवान लोग थे, चाहे लोकतांत्रिक पद्धति के नागरिक हो या कहीं के भी, सारी सरकारों ने, सारी राजनीति ने सवाल को बहुत हल्के से उठाया और पूरी दुनिया को ग्लोबलाइजेशन के का काम बनाने में दुनिया भर की राजनीति ने मदद की। और अब हम टुकुर टुकुर देख रहे हैं कि हम बाजार से तो लड़ ही नहीं सकते। राज्य से लड़ने के लिए तो हमारे पास में संविधान होता है ना, बाजार से लड़ने के लिए क्या होता है, लाभ और हानि के गणित के ऊपर ही चल रहे हैं। आज जो वैक्सीनेशन का संकट खड़ा हुआ, दवा का संकट खड़ा हुआ, अस्पताल का संकट हुआ, ऑक्सीजन का संकट खड़ा हुआ, अस्पताल में देखरेख का संकट खड़ा हुआ, यहाँ तो छोड़ दीजिए, यदि आप दुनिया से चले गए तो अंतिम संस्कार और उसको लेके हमारे पास में कोई समाधान नहीं है, उसके पास भी हमारे कोई विचार नहीं है। तो जो मजदूर तबका मेहनत कश के रूप में उभरा था और सारी दुनिया में आदर्श के रूप में दुनिया मेहनत कश जाओ ये नारा बुलंद हुआ था, तो किसान और मजदूर की एकता से मुल्क चलेगा, ये सब सारे राष्ट्रीय आंदोलन का भी ये सपना था। और जो बुनियादी परिवर्तन के जितनी भी धाराएं इस मुल्क में और एशिया के और दूसरे के अंदर ऐसी धाराएं हैं आदमी की गरिमा को, उसकी ताकत को बढ़ाने वाली राजनीति और लोकतंत्र की कल्पना करती है, उन सब का सपना था कि मेहनत कश का सम्मान होना चाहिए। अब आज तो हम यहाँ आके खड़े हो गए कि मेहनत कश तो छोड़ दीजिए, सामान्य को कोई फर्क नहीं है, किसी की परख नहीं, सब असहाय। बड़े नेता, बड़े बड़े पैसे वाले लोग आज की जो व्यवस्था है अपने आप को असहाय महसूस कर रहे हैं। अब आप देखिए कि हमारी व्यवस्थाएं हैं, जैसे पिछले वर्ष हुआ कि करोड़ों की संख्या में 2,000 किलोमीटर हिंदुस्तान का मजदूर मेहनत का किसान पैदल चल के अपनी जान बचाने के लिए, जान की सुरक्षा के लिए गया, और हमारा सर्वोच्च न्यायालय कॉग्निजेंस लेने के लिए तैयार थे। और राज्य की तरफ से जो दीपापोती का बयान दिया जाता है कि नहीं, तो दिखाई देना बंद हो जाता है।
तो जिस संविधान को लेकर हम जिंदा हैं, जिस संविधान को लेकर हम सब लोग बहुत ताकत के साथ, कॉन्फिडेंस के साथ में खड़े होके लड़ने की ताकत जुटाते हैं, उन सब के सामने प्रश्न ये खड़ा हो गया कि हम 1 मई का जो हमारी विरासत है, मधुलिमय की हमारी जो विरासत है, कि हमारा जो जीवन जीने का हक जो है, हमारा सवाल उठाने का जो हक है, उन सारे सवालों को हम किस तरीके से अपनी आवाम तक पहुंचाएं। अब देखिए, आपातकाल जब लगा था, मधु जी नरसिंहगढ़ जेल में थे। मधु जी ने नरसिंहगढ़ जेल में जब आपातकाल के कारण 1 साल संसद का पढ़ाने का काम आया, तो मधुलिमय ने कहा कि नहीं, हम 5 साल के लिए चुने गए हैं, 6वें साल के लिए ये जो बढ़ाया है इसके लिए हम चुने हुए नहीं, और हम विरोध करते हैं। और उन्होंने अपनी संसद सदस्यता से, उनने और शरद यादव और हम इंदौर जेल में उस समय थे। शरद भाई का इस्तीफा और मधुलिमय का इस्तीफा भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों की जिंदा मिसाल है। आज हम सोच ही नहीं सकते, आज की राजनीति के जो भी कार्यकर्ता है, हम लोग भी अब 65-70 के आसपास के पीढ़ी यहाँ पर बैठी हुई है, जो दिखाई दे रही है, जो सुन रही है, इनने उन लोगों को देखा है, उन बातों को देखा है, उन मूल्यों को देखा है। आज की जो पीढ़ी है, उनके सामने ये जो नई टेक्नोलॉजी आई है, इसने उनको रोबोट बना दिया है। उनके मन में खुद को लेके ही प्रश्न नहीं है, खुद के जीवन को लेके ही प्रश्न नहीं है, खुद के भविष्य को लेके ही प्रश्न नहीं है, खुद के इलाज के लेके नहीं है। अभी कोई भी परेशानी में पड़ जाता है तो वो ढूंढता है कि ताकतवर इंसान कौन है, बड़ा नेता कौन है, या रिश्वत की व्यवस्था कैसे होके हम चीजों को पा सकते हैं। एक पूरी पीढ़ी मधुलिमय के जाने के बाद, मधु जी करीब 95 में गए, आज करीब 24-25 साल मधु जी की अनुपस्थिति को ये भारत की राजनीति देख रही है। तो पिछले 25 साल की जो राजनीति है, उसने हम लोगों को ताली बजाना सिखा दिया, हम लोगों को आपस में लड़ना सिखा दिया। हमारी जो बहस हो रही है वो तात्विक नहीं है, वैचारिक नहीं है। मैं आपकी खिलाफत कर रहा हूं, आप मेरी खिलाफत कर रहे, खिलाफत करें वो भी समझ में आता है। खिलाफत करने से, विवाद करने से, संवाद करने से भी नई चीज का उदय होता है। पर मैं आपको गाली बक रहा हूं, आप मुझे गाली बक रहे हैं, तो इसमें से कौन सी राजनीति निकलेगी, कौन सा इतना। और हमारी आबादी कितनी हो गई, मधु जी के जमाने में भी इतनी आबादी नहीं थी, इतनी है, और इससे भी ज्यादा आबादी हमारे पास होने वाली है। और एक पूरी पीढ़ी, नौजवानों की पूरी पीढ़ी, जो इन सारे सवालों को लेके सपने देखती। देखिए, आजादी के बाद हर 20 साल 25 साल में हिंदुस्तान में जो नई पीढ़ी आई है, उसने कुछ न कुछ सपने देखे। आज हिंदुस्तान की जो नई पीढ़ी आई है, मध्यम वर्ग से जो निकल के आई है, मेहनत कशों से जो निकल के आई है, तो जो काम करना चाहते हैं, समाज का काम भी करना चाहते हैं, जो राजनीति में नहीं है, सामाजिक काम करना चाहते हैं, वो भी उस बाजार के एनजीओ के चक्कर में फंस गए और एकांगी दृष्टिकोण लेके काम कर रहे हैं। ये जो सारे सवाल बुनियादी खड़े हुए, इनकी डिबेट कहां से होगी। मधुलिमय ने हमको जो विरासत दी कि सवाल को उठाया जाना चाहिए, हर समय उठाना चाहिए। सुभाष भाई ने कहा कि वो 16 साल की उम्र में देश की आजादी के लिए लड़ते हुए धुलिया जेल में बंद हो गए। साने गुरुजी के जो धड़पनारी मूल्य थे, नए जिन लड़कों को तैयार किया था, अब ये हो रहा है कि न तो तैयार करने वाले हैं, न कोई सीखने के लिए आना। हर आदमी सर्वज्ञ बना हुआ है, छोटे से छोटा राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, उससे बहस करो तो वो भाग जाता है, बात ही नहीं करना चाहता, इन बुनियादी सवालों की बात नहीं करना चाहता। वो स्मार्टफोन के द्वारा, सोशल मीडिया के द्वारा जिन सवालों को उठाता है, वो जनता तक पहुंचते भी है या नहीं, ये भी उसे पता नहीं है। पर एक आत्ममुग्धता के शिकार हम सब लोग हो रहे हैं।
कुछ भी कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, ये सारी जो चीजें आके खड़ी हो गई, इनसे बहुत गहरे सवाल उठे। मधु जी की शताब्दी के इस वर्ष में 21 से लेके 22 तक पे, अभी पिछला कोरोना काल जो गया वो हमने गांधी जी का 150वां जन्म शताब्दी का काल निकाला, जिसमें हमारे जीवन को कटघरे के अंदर डाल दिया गया और हम सब उसको करीब करीब लाचार भाव से स्वीकार रहे। मैं मानता हूं कि हमने ये दिमाग लड़ाना चाहिए। अवतार हमारे कालखंड में पैदा होगा और फिर उसके पीछे अनुयायी बन के हम आगे बढ़ेंगे, ये कल्पना कोई रचनात्मक कल्पना नहीं है। जैसा भी देश है, जैसी भी राजनीति है, जैसी भी परिस्थिति है, जैसे भी सवाल है, उन सवालों से हम लोगों को जूझना पड़ेगा, नया रास्ता निकालना पड़ेगा। मधु जी भी आज होते तो वो यही करते, लोहिया भी होते तो यही करते, गांधी भी होते तो यही करते। अब सबसे बड़ा सवाल जो आके हमारे सामने खड़ा हो गया है कि जिसको हम मेहनत कश कहते हैं, उसके प्रति हमारे मन में कोई इज्जत का भाव नहीं है। अब दुनिया करीब करीब जो है वो दिमाग कश लोग जो अपना दिमाग चला रहे हैं, तो दिमाग काय के लिए चला रहे हैं? वो मनुष्य की ताकत को बढ़ाने के लिए आज की दुनिया में दिमाग नहीं चल रहा। बाजार की ताकत को, बाजार के साम्राज्य को, बाजार की कैद में सारा मनुष्य कैसे चला जाए और उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल, उसकी पूंजी का इस्तेमाल, उसके जीवन के घंटों का इस्तेमाल, उसकी रचनात्मक क्षमता का इस्तेमाल बाजार की ताकत को बढ़ाने में कैसे, ये उनकी दृष्टि है। आज सारी जो नौजवान पीढ़ी है उससे इन सारे सवालों के ऊपर बहस करिए। देखिए, अब इंजीनियरिंग के लड़के, एमबीए के लड़के, हायर एजुकेशन में जाने वाले लड़के लड़की कोचिंग क्लास के जुनून से ग्रस्त होके ही अपने जीवन को बिता रहे हैं। कॉलेज स्कूल नहीं जा रहे, कोचिंग क्लास जा रहे, डबल लूट आ रहे। उनके मन में सवाल ही नहीं है। जयप्रकाश का जो आंदोलन था, शिक्षा में क्रांति का जो सवाल था, हॉस्टल का बिल ज्यादा आ गया तो लड़का लड़की सब जयप्रकाश जी को खड़ा करके और संपूर्ण क्रांति का आंदोलन बन गया। और जॉर्ज फर्नांडिस से लेके, राजनारायण से लेके, मधुलिमी के नेतृत्व से लेके, कर्पूरी जी के नेतृत्व से लेके, बिहार के और गुजरात के और हिंदुस्तान के नौजवानों ने एक छोटे से सवाल को, महंगाई के छोटे से सवाल को, हॉस्टल के बिल के बढ़ने को सवाल को बुनियादी परिवर्तन का विषय बनाया। अभी तो हम कह रहे हैं लाचारी के भाव बोले, ये कह रहे हैं लोग कि बनारस के अंदर शव को कंधा देने के लिए 5,000 रुपया मांगा जाता, और कोई बहस नहीं, क्योंकि हम सब घरों के अंदर कैद है। तो घरों में कैद तो हम कोरोना काल के कारण है, पर हमारी जो वैचारिक कैद है उसको ब्रेक कैसे करेंगे, ये मधुलिमी की शताब्दी में हमारी बहस का प्रश्न होना चाहिए। अगला 1 साल जो भी आजादी के आंदोलन में भरोसा रखता है, हिंदुस्तान के आदमी को ताकतवर बनाने में भरोसा रखता है, जो विशेषाधिकार के सवाल को बुनियादी सवाल मानता है कि सरकारों को विशेषाधिकार भंग नहीं करना चाहिए और उसकी अकाउंटेबिलिटी का सवाल है। आज सरकार से तो आप प्रश्न पूछ ही नहीं सकते। केवल प्रधानमंत्री की बात नहीं है, आप छोटे से छोटे इस व्यवस्था तंत्र के, सरकार के छोटे से छोटे कर्मचारी के पास में भी किसी सवाल को लेके जाते हैं तो आपका स्वागत नहीं किया जाता है और आपसे जिन भाषाओं के अंदर बोला जाता है। तो ये पूरी चुनौती काल ने हमारे सामने दी। मधु जी का जीवन, मधु जी की प्रेरणा, मधु जी का चिंतन, मनुष्य के प्रति जो हमारी समझ होनी चाहिए और जो संवेदनशीलता होनी चाहिए, उन सारी चीजों को लेकर अगले 1 साल में, आज के बाद 1 साल में जो भी मनुष्यता में मानने वाले लोग, अब देखिए ये इस टेक्नोलॉजी के कारण जिससे हम आज बात कर पा रहे हैं, ये बहस कर रहे हैं, एक तरह से सीमा रहित दुनिया, बॉर्डरलेस वर्ल्ड तो बन गया। पर ये जो बॉर्डरलेस वर्ल्ड की फिलॉसफी है कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य के बीच जाने आने की आजादी होनी चाहिए, आज की परिस्थिति में
इन सारे बुनियादी सवालों को कि दुनिया का मनुष्य कैसे ताकतवर हो, दुनिया के लोग आपस में मिल के अपने सवालों को कैसे हल करें, ये जो चुनौती हमको काल ने सौंपी है, उसके ऊपर हमने चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए, डायलॉग करना चाहिए, लिखना चाहिए और लिख के लोगों को, अब ये काल निकलेगा, हम मानते हैं कि जल्दी ही हम जिस परिस्थिति में है उस परिस्थिति से बाहर निकलेंगे, पर इस परिस्थिति में रहते हुए हमको आगे के जीवन को और जैसे लोग हैं, जैसी भी समझ है, उन्हीं लोगों से उसी समझ को निखार के आगे बढ़ने की कोशिश करनी पड़ेगी। यही मजदूर दिवस का 1 मई का संदेश है और यही साथी मधुलिमय के प्रति हम सब समाजवादी आंदोलन के कार्यकर्ताओं की सकारात्मक श्रद्धांजलि होगी। आपने मुझे मौका दिया बोलने का, आप सबको प्रणाम। जय जगत। हो गया? हाँ, राम स्वरूप जी अपना माइक ऑन कीजिए। अनिल भाई नमस्कार, लखनऊ से संदीप पांडे। हाँ, बहुत अच्छा लगा आपको देख के। जी जी, आपने हाँ, बहुत अच्छा बोला। 4-5 साल हो गए मुलाकात हुए। हाँ जी जी, हाँ राम स्वरूप जी आगे बढ़ाइए। अरे आपका माइक ऑफ है, माइक ऑन कीजिए। माइक म्यूट है, माइक शुरू कीजिए। राम स्वरूप जी माइक ऑन कीजिए। संदीप पांडे चला रहे हैं, देखो पीछे भाई। हाँ सामने नहीं। अरे अनिल मिश्रा जी आप अपना माइक ऑफ कर। या हमारा ऑफ है। नहीं, आपकी आवाज आ रही है। आप ही शुरू कर दीजिए। पता नहीं राम हेलो। मुझे लगता है कि अगले वक्ता के रूप में विष्णु शुक्ला जी मौजूद हैं, तो विष्णु शुक्ला जी माइक ऑन करके फिर बोलना शुरू करें। सबसे पहले तो मैं मई दिवस के शहीदों को जो है अपना लाल सलाम कहता हूं। जी जी, लाल सलाम, लाल सलाम। और एक बात से जो हमारे और संदीप भाई के परम प्रिय रहे डॉक्टर एपी शुक्ला जी कहा करते थे, ये बात जमाना याद रखे, मजदूर हैं हम, मजबूर नहीं। तो वो मजदूर हैं हम जिन्होंने इस देश की पूरी, और कम से कम मैं कह सकता हूं कानपुर की एक विरासत के ऊपर अपनी छाप डाली है। और जब कानपुर की बात की जाती है तो मजदूरों के इतिहास में या कानपुर के इतिहास में ये भी अविस्मरणीय है कि यहाँ से SM बनर्जी जी जो मजदूर नेता हुआ करते थे, 4 बार सांसद हुए, निर्दलीय सांसद हुए और सिर्फ मजदूरों की बदौलत हुए। एक वो समय था और एक आज का समय है। असल बात यह है कि जब ट्रेड यूनियन की बात चली तो ये था कि ट्रेड यूनियन मजदूरों का एक शिक्षालय होगा, और हम सब तमाम ट्रेड यूनियन के जो कार्यकर्ता हैं वो इस वहम में बने रहे और ये भूल गए कि हमें अपनी जो विद्यालय है, शिक्षालय है, उसमें शिक्षा कैसे हासिल करनी थी। लिमय साहब के भी जो गुरु एक मायने में कह सकते हैं, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, वो कहा करते थे जेल सबसे अच्छी जगह है कार्यकर्ताओं के ट्रेनिंग सेंटर के तौर पर। और जेल जाना उस समय एक बहुत ही त्याग का, सम्मान का और राजनीतिक जीवन के लिए आवश्यक अपरिहार्य सा जो है गतिविधि हुआ करती थी। लेकिन आज की तारीख में लोग संघर्ष से दूर हट रहे हैं।
हम जो तमाम लोग हैं जो अपने आप को मजदूर कार्यकर्ता कहते हैं, मुझे पता नहीं, हमारे साथी ने लेबर एडवोकेट कहा, मैं अपने आप को मूल रूप से ट्रेड यूनियन कार्यकर्ता कहता हूं। और हमने शंकर गुहान योगी जैसे लोगों से ये सीखा है कि सिर्फ जो है मांग हमारी पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो कहने से काम नहीं चलने वाला। उन्होंने संघर्ष और निर्माण की एक अलग विरासत लिखी थी और उसका एक जीता जागता प्रमाण ये कहा जा सकता है कि जब 77 में जनता पार्टी की सरकार बनी थी, उस समय जॉर्ज फर्नांडिस जैसे शख्स ने ये टिप्पणी की थी कि अगर हम लोग समाजवाद की बात करते हैं तो समाजवाद का असली स्वरूप देखने के लिए हमें दल्ली राजहरा कॉमरेड शंकर गुहान योगी के यहाँ जाना चाहिए। शंकर गुहान योगी एक ऐसे शख्स थे जिन्होंने मजदूरों को संघर्ष और निर्माण दोनों के बारे में एक विस्तृत व्यापक आलेख, एक प्रारूप प्रस्तुत किया और जिसकी वजह से वो प्रयोग पूरे छत्तीसगढ़ में पल्लवित पुष्पित हुआ। आज उसी की उपज सुधा भारद्वाज जैसे लोग जेलों में जरूर हैं, लेकिन वो उसकी उपज हैं, जिसकी बदौलत आज इस मुल्क के अंदर लोकतंत्र की बात हो रही है, एक गरीब गुरबा और मजदूरों की बात की जा रही है। अन्यथा ये शायद मुश्किल हो जाता। राजनीतिक दल निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि उनके अपने स्वार्थ हैं। कामरेड ए.के. राय हुआ करते थे, कम्युनिस्ट पार्टी सीपीएम से निकाल दिए गए थे, लेकिन वो सीआईटीयू में थे और धनबाद से वो लगातार 4 बार सांसद हुए, विधायक हुए। और वो कहते थे समस्या ये नहीं है कि राजनीतिक दल एक नहीं है, समस्या ये है कि आज मेहनतकश वर्ग एक साथ नहीं है। ये भ्रांतियां जो फैलाई गई, जिसकी वजह से जहां 4 बार मजदूर नेता कानपुर जैसे शहर से सांसद हुआ करता था, जहां लोगों को अपनी जीत के लिए मजदूरों की चौखट चूमनी पड़ती थी, वहां पर आज मजदूरों को दूध की मक्खी बनाया जा रहा है। हमने बहुत सारे प्रयोग किए, कानून बनाने की बात आई। एक साथी ने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि श्रम अदालतों में लोग कानून के लिए जाया करते हैं और वहां से एक न्याय की आशा लिया करते हैं। 47 में जब उत्तर प्रदेश औद्योगिक विवाद अधिनियम बना तो उस समय एटक के जो सर्वे सर्वा थे वीवी गिरी साहब, उन्होंने कहा था ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है इस मुल्क का कि जिससे अब मजदूर का आंदोलन करने की क्षमता खत्म हो जाएगी, लोग अदालतों के चक्कर लगाएंगे। अदालत एक भ्रम है जहां जाकर के लोग चक्कर पे चक्कर, तारीख पे तारीख लेते रहते हैं और न्याय अगर मिला भी तो इतना विलंबित होता है कि जिससे मिलने में भी बहुत ज्यादा जो है आदमी को ये नहीं लगता कि उसे न्याय मिला। 25-25, 30-30 साल कई बार लग जाते हैं। लखनऊ में स्कूटर्स इंडिया बंद हो गई, एक आवाज कहीं से नहीं आई। आज यहां संदीप भाई बैठे हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेबर का मसला था, मिनिमम वेजेस की बात थी, हम लोगों ने आंदोलन किया। आईआईटी में मजदूरों को मिनिमम वेजेस तो मिली, लेकिन आईआईटी की चहारदीवारी आज की तारीख में इतनी बड़ी हो गई कि उसमें मेरे और आप जैसे कार्यकर्ता घुस नहीं सकते। मजदूर आंदोलन की बड़ी विचित्र स्थिति पैदा की गई। 70 और 80 के दशक में जिस तरीके से न्यायपालिका के अंदर भी लोग बैठ करके बात करते थे, जिस तरीके से पार्लियामेंट के अंदर लोग बात करते थे, वो बातचीत ही अब खत्म हो गई। लोग अब उसके बारे में सोचते नहीं। और 90 के बाद जो पूरा उदारीकरण का दौर आया है, तो उसमें उसके बाद मजदूर की और मजदूर मेहनतकशों की बात ही लोगों ने करना अपने आप को एक संकट में डालने जैसा समझ रखा है। ऐसे में बड़ी कठिन परिस्थिति हो गई। ऐसा नहीं कि मजदूरों की संख्या कम हो गई, मजदूरों की संख्या में निरंतर इजाफा हुआ, लेकिन वो जो संगठित उद्योग का स्वरूप था, हमने कपड़ा पहनना कम नहीं किया, कपड़ा ज्यादा पहने,
लेकिन टेक्सटाइल मिलें बंद हुई। और एक साथी कह रहे थे, तो मैं उनकी बात को जोड़ते हुए कहना चाहूंगा कि हमारे मुल्क की विडंबना ये है कि यहाँ पे इंडस्ट्री कमजोर हुई, इंडस्ट्रियलिस्ट मजबूत हुआ। इसी तरीके से ट्रेड यूनियन कमजोर हुई, ट्रेड यूनियनिस्ट मजबूत हुआ। ये ट्रेड यूनियन के लोगों ने जिस तरीके से अपने आप को कमजोर कर लिया है और अपनी दुकान चलाने में लग गए, उसका ये नतीजा है कि आज जो 44 श्रम कानून थे उनको समेट कर सिर्फ 4 में कर दिया गया। और ये 4 जो किए गए, उससे भी ज्यादा घातक बात यह है कि लोगों ने आज तक ये जानने की कोशिश नहीं की कि आखिर इन 4 कानूनों में है क्या। वास्तव में अगर देखें तो जो 4 कानून बनाए गए हैं, इनमें जो मुख्य कानून है वो है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट कोड। और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कोड में जो अब तक नहीं था, सिर्फ मजदूर शब्द का प्रयोग किया गया था, अब उसमें पार्ट टाइम वर्कर है, अब उसमें फिक्स टर्म एम्प्लॉई है। और तो और हालात ये हैं कि आज की तारीख में इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के अंतर्गत ट्रेड यूनियन को तो अपने रिटर्न दाखिल करके वहां पे सत्यापित कराने पड़ेंगे, लेकिन एम्प्लॉयर को अपनी इंडस्ट्री के बारे में, अपनी कंपनी के बारे में डॉक्यूमेंट दिखा करके ये सत्यापित कराना कि वो जो प्रॉपर मानक हैं, यानी जो सेफ्टी मेजर्स हैं, जिस तरीके के घटनाएं आए दिन होती हैं, कहीं आग लगती है, कहीं किसी वजह से, कहीं किसी वजह से जो दुर्घटनाएं हो रही हैं, उनके मेजर्स तय किए गए हैं कि नहीं, ये कोई नहीं जानना चाहता। आज की तारीख में कहने के लिए हम लोगों ने बहुत संघर्ष करके जस्टिस वी.आर. कृष्णा अय्यर के नेतृत्व में एक मजदूरों का निर्माण मजदूरों कानून बनवाया, और ये हुआ कि कमिश्नर के मौजूदगी में ये तय हुआ कि सारे निर्माण मजदूरों का अनिवार्य पंजीकरण किया जाएगा। भट्ठा मालिकों ने कहा कि हाँ, अनिवार्य पंजीकरण कराने के लिए हम हर तरीके से तैयार हैं, लेकिन सारे मजदूरों का पंजीकरण भी नहीं हो सका। और सिर्फ इसलिए नहीं हो सका क्योंकि एम्प्लॉयर ये सर्टिफिकेट देने के लिए तैयार नहीं है कि ये भला आदमी हमारे भट्ठे पर काम करता है। इस बात का एक उसे सर्टिफिकेट दे देना है, एक कागज का टुकड़ा दे देना है, वो नहीं दे पा रहा। और वो जानबूझकर नहीं दे रहा, क्यों? क्योंकि उसके दिमाग में ये घुसा हुआ है कि हम अगर कल को कुछ भी होनी अनहोनी हो जाए, ये मजदूर हमसे अपना जायज हक ना मांगे, इसलिए ज्यादा अच्छा है कि दूध ही फैल गया तो मट्ठा कहां से होएगा। ये बहुत हालात खराब किए जा रहे हैं। और आज की तारीख में आपने देखा, किसान थोड़ा जागरूक थे, दिल्ली को जाके घेर के बैठ गए, किसान आंदोलन चला, मजदूर उनसे कम संख्या में नहीं है, लेकिन मजदूरों का कानूनों के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण किया गया भारत सरकार द्वारा, लेकिन कोई भी शख्स कुछ भी नहीं कहने वाला है। और एक भी धरना नहीं, एक प्रदर्शन नहीं, कहीं जागरूकता तक नहीं। विडंबना तो यह है कि ये कानून तो अब आए हैं। ये जो हमारे सूबे का मुखिया है योगी आदित्यनाथ, इसने तो इसके पहले ही जो है एक अध्यादेश ला करके ये कह दिया था कि हम श्रम कानूनों में छूट दे रहे हैं। और ये उसने सिर्फ उसने नहीं किया, हिंदुस्तान की ज्यादातर भाजपा शासित सरकारों, राज्य सरकारों ने किया। और मैं इस मामले में बिना किसी पूर्वाग्रह के ये कहना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो गुजरात मजदूर सभा का केस है, वो बिल्कुल ऐतिहासिक केस है। विगत कई सालों में मैं जोर दे करके कह रहा हूं कि ऐसा कोई फैसला नहीं आया जिसमें माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने पहली बार केंद्र राज्य सरकारों के रिश्तों को परिभाषित किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि इमरजेंसी क्या है और आपात स्थिति क्या होती है, और ये पैंडेमिक, इसको जो है आपातकाल से कैसे नहीं जोड़ सकते हैं। इन सारी चीजों की एक बृहद व्याख्या की और इतना सुंदर सा जजमेंट दिया 3 जजों ने, जिसके चलते गुजरात में और फिर बाद में बाकी दूसरे सूबों में भी इस बात की स्थिति पैदा हुई
कि योगी आदित्यनाथ जैसे लोगों को जो उन्होंने ऑर्डिनेंस जारी किया था उसको वापस लेना पड़ा। हालांकि वो ऑर्डिनेंस वापस लेने के पीछे एक वजह ये भी थी कि वो ऑर्डिनेंस उन्होंने जारी कर दिया था राज्यपाल के दस्तखत से, जबकि श्रम कानून कंकरेंट लिस्ट में होने के नाते उन्हें कैबिनेट से उसको पास करवा कर राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के पास भेजा जाना चाहिए था, और राष्ट्रपति की संस्तुति के बाद, अनुमति के बाद वो लागू करते। विडंबना की बात यह है कि विधायक या सांसद किसी ने इस बात को नहीं कहा, जाकर के इस चीज को हुआ। और ये बात इसलिए और ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि आज मधुलिमय साहब का जन्मदिन है। मधुलिमय साहब वो शख्स थे जो अपने संसद क्षेत्र में चुनाव लड़ने के लिए जब उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से हिसाब मांगा गए और ये देखने के लिए गए कि क्या चुनाव प्रचार चल रहा है, तो उनके सामने जो खर्चे का ब्यौरा रखा गया उसको देख करके वो भड़क गए कि तुम लोग जो निर्धारित व्यय सीमा है उससे ज्यादा कैसे खर्चा कर रहे हो, और कार्यकर्ताओं को वापस लेना पड़ा अपना सारा खर्चा, और जो उनका प्रचार अभियान था उसको भी समेटना पड़ गया। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने अपने 3 शिष्य पैदा किए। जॉर्ज फर्नांडिस जिनको मजदूरों के साथ लगाया, राजनारायण जिनको छात्रों के साथ लगाया, मधुलिमय जिनको बेस्ट पार्लियामेंटेरियन बनाया। और मधुलिमय न खाली इतना ही बल्कि विपक्ष में होने के बावजूद जब एक बार फाइनेंस बिल पास किए बिना संसद समाप्त की जा रही थी तो उन्होंने जाकर के स्पीकर को कहा कि आप क्या कर रहे हैं, कल से जो है बजट का संकट पैदा हो जाएगा। तो रातों रात, उन दिनों दूरदर्शन होता नहीं था, रेडियो के ऊपर और हर तरीके से सांसदों को खबर पहुंचाई गई कि जल्दी से जल्दी संसद बुलाई जाए, और संसद को बुला करके उसमें बिल रखा गया, बिल पास कराया गया, तब जाकर के वो आगे के बजट पास हुआ। विडंबना यह है कि आज की तारीख में जो मजदूरों के जो जनोपयोगी मुद्दे हैं, जो पार्लियामेंट और जो संवैधानिक तौर तरीके परिपाटियां हैं, उन सबको तिलांजलि दे करके सिर्फ जो है पार्लियामेंट को अपने राजनीतिक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना है, और इससे बाहर निकलने के लिए संघर्ष के अलावा और कोई चारा नहीं। हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। आज एक विकट दौर चल रहा है जिसमें हम लोग ऐसे बातचीत कर रहे हैं, लेकिन इससे काम चलने वाला नहीं है। हमने सीएए के आंदोलन में देखा जिस तरीके से पुलिस उत्पीड़न, प्रशासन का उत्पीड़न हम लोगों पर चल रहा था। हमने इसके बाद भी ये देखना पड़ेगा कि किस तरीके से जैसे ही ये दौर खत्म होगा, अगर हम सड़क के ऊपर नहीं आए, अगर हमने मजदूरों की, किसानों की, मेहनत कशों की आवाज नहीं उठाई, अगर हमने छात्रों की और युवाओं के बेरोजगारी के सवाल को नहीं उठाया, अगर हमने श्रम कानूनों की प्रतिलिपियां नहीं जलाई, और न्यायालयों में वो न्यायालय जो पूरी तरीके से आज की तारीख में व्यवस्था को जस्टिफाई करने के लिए लगे हुए हैं, उनके पुतले नहीं फूके, वहां पर हमने धरना प्रदर्शन नहीं किए, तो ये निश्चित तौर पर तयशुदा जानिए कि हिंदुस्तान में जो कहा जा रहा है दुनिया भर में कि यहाँ पर लोकतंत्र के नाम पर एकाधिकार चल रहा है, वो एकाधिकार जो है वो बहुत बड़ा संकट है लोकतंत्र के लिए, देश के लिए, देश के विकास के लिए। इसलिए बहुत आवश्यक है कि समय रहते हम सब लोग अपने तमाम जो बुनियादी मतभेद हैं उनको भुलाकर देश के मेहनत कशों को, उन सबको एक करना होगा। क्योंकि अगर फिक्स टर्म एम्प्लॉय की बात आ गई, अगर पार्ट टाइम एम्प्लॉय की बात आ गई, अगर ये सारी कुछ चीजें आ गई, तो जायज तौर पर मालिक जो है अपने कारखानों में 1 साल के लिए किसी को कर्मचारी रखेगा और 1 साल के बाद उसको नमस्ते कर लेगा, कहेगा अब हमें तुम्हारी जरूरत नहीं। स्टैंडिंग ऑर्डर रह नहीं जाएंगे, स्थायी आदेशों की धज्जियां उड़ जाएंगी। और अगर ये मजदूर नहीं रहे, अगर मजदूर को सामाजिक सुरक्षा नहीं मिली, अगर मजदूर को उसकी जो
भविष्य असुरक्षित हो गया, तो वो जो लड़ाई लड़ी थी कभी हम मजदूरों के पुरखों ने शिकागो में, जिसमें कि 8 घंटे काम करेंगे, 8 घंटे आराम करेंगे, 8 घंटे मनोरंजन करेंगे, और जिसमें हमारे 7 साथियों ने बलिदान दिया, और जिसके बाद वो लाल झंडा बना, और उस लाल झंडे को लेकर के आज हम लाल सलाम करते हैं। वो पूरा का पूरा विद्रोह, वो पूरा का पूरा क्रांति, वो हमको माफ नहीं करने वाली। इसलिए बहुत जरूरी है साथियों कि हम सब लोग उन शहीद साथियों को याद करते हुए, हिंदुस्तान में तो 1 मई 1923 को मनाया गया अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस, दुनिया में उसके बाद में मनाया गया, लेकिन ये कितने अहम की बात है कि हम लोग जो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मना रहे हैं, वो आज मजदूरों को नाम पे खाली जो है एक रस्म अदायगी कर रहे हैं। काश कि हम लोग कुछ ऐसे जो है निर्माण कार्य करते, काश कि हम लोग कुछ ऐसे रचनात्मक कार्य करते, कुछ हम ऐसे, जैसा कि हमारे पूर्व में कहा कि शंकर गुहान योगी साहब किया करते थे, वो मजदूर मेला आयोजन करते थे, किसान मेले का आयोजन करते थे, और वहां पर एक सांस्कृतिक तौर पर माओ जैसे व्यक्ति से जब पूछा गया था 80 साल की उम्र में कि अब मुल्क आजाद हो गया, अब आप क्या करेंगे, तो उसने कहा था कि अब हम सांस्कृतिक आंदोलन करेंगे। विडंबना है कि हम लोगों ने संस्कृति को बहुत ही हल्के तौर पर लिया। ये संघर्ष निर्माण का अविभाज्य अंग है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, हमें ये सोचना पड़ेगा, हमें ये समझना पड़ेगा कि आज की तारीख में हमारी जो बुनियादी समस्याएं हैं, जो हमारे जुबानों पर ताले डाले जा रहे हैं, उसको, आंदोलन को हम कैसे प्रखर करें, तेज करें, और उसको अपने सांस्कृतिक जो जमीन है, जो सरोकार है, उनसे जोड़ करके एक जो ये रिक्त काल है, शून्य काल है, इसमें उसको कैसे भरें और हम इतना व्यापक बनावें कि कल जब ये कोरोना का डरोना खत्म हो तो हम सड़क के ऊपर आ करके और ये बताएं कि तुमने सरकार में बहुमत बेशक बना रखा हो, लेकिन जमीन के ऊपर जनता का ही बहुमत है, मजदूर का ही बहुमत है, मेहनत कश का ही बहुमत है, और मेहनत कश अगर चाहेगा तो आपको ये जो बने बनाए आपने कानून थोप दिए हैं अंबानी और अडानी के इशारे पर, इनको वापस लेना पड़ेगा, और वैसे ही लेना पड़ेगा जैसे पहले जो लैंड एक्विजिशन एक्ट था उसमें सबसे पहला काम किया था इस सरकार ने आकर के कि उसमें संशोधन लाए थे, और जब संघर्ष तेज हुआ तो उनको वापस लेना पड़ा था। इसी तरीके से इसमें भी वापस लेना पड़ेगा। आज हमारे सूचना के अधिकार के कानून को कमजोर किया जा रहा है। आज हमारे हर कानून को जिससे कि आम आवाम मजबूत हो उसको कमजोर करने की जो साजिश की जा रही है, इसके चलते हमको मजदूर साथियों को बिल्कुल हर तरीके से राजनीतिक तौर पर, सांगठनिक तौर पर, संघर्ष के तौर पर, वैचारिक तौर पर मजबूत करना पड़ेगा। इसके अलावा हमारे पास और कोई विकल्प है नहीं, और बिन लड़े कुछ भी नहीं मिलता यहाँ ये जानकर अब लड़ाई लड़ रहे हैं लोग मेरे गांव के। ये कह के मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि वक्ता और भी हैं, और ये विषय एक ऐसा है कि जिस पर बहुत ही मेरे जैसा आदमी तो कम से कम 2-4 दिन बोल सकता है, क्योंकि मैंने टेक्सटाइल मिलों का आंदोलन किया है, मैंने टेक्सटाइल मिल के रेल जाम के आंदोलन का मैं सक्रिय कार्यकर्ता रहा। आज भी जो तमाम आंदोलन हो रहे हैं उन सब में मेरी सक्रिय भूमिका रहती है। कानून से भी मैं थोड़ा बहुत अच्छे तरीके से वाकिफ हूँ तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन चूंकि अन्य वक्ताओं का समय कीमती है, मैं उनको भी सुनना चाहता हूँ, मैं अपनी बात को यहाँ पे समाप्त करता हूँ। अगर संदीप भाई फिर कभी ऐसे कोई कार्यक्रम सुव्यवस्थित रूप से ऑर्गेनाइज करेंगे तो मैं निश्चित तौर पे उसमें स्पेसिफिक तौर पर मजदूर कानूनों के ऊपर ही पूरा एक सेशन, पूरा एक सत्र अपनी बात का रखना चाहूंगा।
मुझे लगता है कि मैंने कुछ ज्यादा अगर बोला है, अन्य साथियों का समय लिया है, तो उसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। नहीं नहीं, ठीक है विष्णु भाई, ये आपका सुझाव अच्छा है। एक दो धन्यवाद हाँ विष्णु शुक्ला जी, जी जी बहुत बढ़िया आपने जानकारी दी लेबर लॉ के मामले में, सरकार भाजपा शासित सरकारों के बारे में कि किस तरह से वह श्रम कानूनों का अवहेलना कर रही है, श्रम कानूनों का उल्लंघन कर कर और मजदूरों को के हकों पर कुठाराघात कर रही है, यह जानकारी दी। गुजरात मजदूर सभा के जो फैसले के बाद जो बदलाव हुए उसकी भी आपने जानकारी दी। आज की चर्चा में बहुत अच्छी चर्चा रही। मैं और भी जो साथी जुड़े हैं, हमारे पार्टी के उपाध्यक्ष और मैक्से से अवार्डी संदीप पांडे जी भी जुड़े हैं, और भी साथी जुड़े हैं, अगर वे हमारे इनसे सवाल करना चाहें हमारे वक्ताओं से, तो उनसे आग्रह है कि वे सवाल करें। एक मोहम्मद अहमद हाथ उठा रहे थे और प्रवीण श्रीवास्तव जी का एक सवाल है। ये दोनों लोग अपने अपने सवाल पूछ रहे हैं। सर मेरा सवाल नहीं था, मैंने मतलब एक वो पूछा था, जैसा उन्होंने अभी अपने वक्तव्य में कहा था कि सांस्कृतिक रूप से मजदूरों को जोड़ना चाहिए। तो अगर तरीके से संभव हमारे मजदूर से जुड़े तो जो जागरूक व्यवस्था है उसको हम कमजोर कर सकते हैं, उससे जोड़ कर सकते हैं, ये मेरा कहना था। सर मेरा सवाल ये है कि आज मैंने लखनऊ के 2-4 स्कूलों की, जो बढ़िया स्कूल हैं जैसे CMS वगैरह, इन स्कूलों के बच्चों की फोटोज देखी मजदूरी करते हुए। मजदूरी मतलब एक तरीके से उन लोगों ने गार्जियन से, अभिभावकों से मांग की कि बच्चों की ऐसी फोटो दिखाइए या वैसी पिक्चर लगाइए जिसमें बच्चा कुछ कर रहा हो, चाहे पोछा लगा रहा हो, चाहे कुछ उठा रहा हो, चाहे वो झाड़ू लगा रहा हो। तो ये क्या प्रतीत करना चाहते हैं कि बाल श्रम को बढ़ावा दे रहे हैं या बच्चों में श्रम की भावना को प्रेरित करना? ये है, इन दोनों में से क्या हो सकता है, क्योंकि बच्चे अभी क्लास KG के हैं, नर्सरी के हैं, फर्स्ट के हैं। मुझे तो लगता है ये नाटकीयता है। अनावश्यक तौर पे जिस तरीके से तमाम सिनेमा के सितारे अपने आप को कहीं कुछ बांटते हुए दिखा करके दानवीर घोषित करने की कोशिश करते हैं, ये सिर्फ उसी प्रक्रिया का एक हिस्सा है। नहीं सर, इससे तो बच्चों पे तो थोड़ा सा दूसरा इफेक्ट पड़ेगा ना, कि बिल्कुल श्रम पड़ेगा। और इन चीजों का। और स्कूल वाले जबरदस्ती मांग भी रहे हैं गार्जियन से, अभिभावकों से, और वो फोटो डाल भी रहे हैं बढ़िया से, कोई कटोरी उठाता हुआ बच्चा है, कोई झाड़ू लगाता हुआ बच्चा है। इस तरीके से मैंने पिक देखी, तो मैंने गार्जियन से पूछने की भी कोशिश की आपके बच्चे का स्कूल कौन सा है, तो हालांकि उन्होंने खुल के नहीं बोला स्कूल का नाम। फिर भी मैंने पता किया तो CMS में ये चीज हुई है, और टैगोर करके एक स्कूल है गोमती नगर में, उसमें ये चीज हुई है। मैं कुछ कहना चाहता हूँ। ये अब पता नहीं क्या उद्देश्य है इसका, सच माने में तो बाद में ही पता चलेगा। लेकिन CMS बहुत स्ट्रेटजिकली काम करता है, तो ये हो सकता है कि ऐसी फोटो दिखा के वो गार्जियंस को ही बाद में परेशान करे कि ये बाल श्रम करवाते हैं बच्चों से, और उनको किसी लीगल उसमें वो फंसा दे, क्योंकि इनकी बड़ी मतलब हम लोग बहुत सालों से देख रहे हैं कि ये कभी हो सकता है, ये भी हो सकता है। जी जी हाँ, ये मतलब ये मेरा एक कयास है कि ऐसा हो सकता है कि ये गार्जियन को ही उसमें उलझा दें लीगल प्रोसेस में कि आप बच्चों से बाल श्रम कराते हैं, और वो मतलब मुझे तो ऐसा ही लगता है। मेरी
पिछले सालों में भी ये गार्जियन पे किसी ना किसी तरीके से दबाव बनाने की स्ट्रेटजी करते रहे हैं, तो ये उसी की एक कड़ी भी हो सकता है, यही कहना चाहता था। विपुल जी, आप कुछ बोलना चाहें? हाँ, नमस्ते विष्णु जी, नमस्ते संदीप जी, नमस्ते। विपुल भाई नमस्ते। नमस्ते, बोलिए बोलिए। हाँ, नमस्कार विपुल जी। नमस्ते। नमस्ते अनिल जी, आपको भी नमस्ते। अच्छा, मेरा विष्णु जी ने बहुत खूब आज बात बताई है, बहुत खुल करके उन्होंने आज बात बताई। हम काफी आज मे डे पर खुश हुए कि चलो कम से कम आज एक अच्छी बात विष्णु जी लेके आए, और काफी सारे वक्ता ने मधु लिमी और सोशलिस्ट जो लोग थे उनकी बात बताई। हमारे जैसे आपके जो है इसमें मैं काफी जो है नया तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं युवान हूँ आपके इसमें, क्योंकि आप तो काफी हमसे बड़े हैं, तो काफी आज सीखने को मिला। मेरा जो एक सवाल है आप लोगों से ये है कि क्या आपको ये नहीं लगता है कि जब हमारी ट्रेड यूनियन मूवमेंट सक्षम थी, उसका एक प्रभाव था हमारी राजनीतिक दलों पर, हमारे पास रिसोर्स भी था, तब हम लोगों ने एक नई पीढ़ी जो तैयार करने की जरूरत थी, उनको एक सपोर्ट करने की जरूरत थी और असंगठित मजदूरों पर काम करने की जरूरत थी, वो काम हम लोगों ने नहीं किया। और इसीलिए एक आज पूरा नया फाल ट्रेड यूनियन में आना चाहिए था, वो नहीं आया, लेकिन एक दुकान बनती रही ट्रेड यूनियन के नाम पे, तो वही हमारी जो ट्रेड यूनियन मूवमेंट को खत्म कर दिया। दूसरा मैं ये कहूंगा कि एक राजनीतिक वैचारिक जो पिछले वक्ताओं ने बोला वो बहुत सही बोला कि वो बात ही नहीं आ रही है। एक जो प्रशिक्षण जो लगातार होता था वो मैंने देखा काफी सालों से बंद हो गया। हमारे कामदार शिक्षण केंद्र जो वर्कर्स एजुकेशन बोर्ड था उनका भी एक ये था, लेकिन हमने ये भी देखा वो वर्कर एजुकेशन बोर्ड ने भी काफी सालों से वो मैनेजमेंट के पक्ष में ही ट्रेनिंग देना शुरू कर दिया, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया। वो ट्रेड यूनियन मूवमेंट का जो काम करती थी वो भी बंद हो गया। तो मुझे लग रहा है कि आज भी जो भी संगठित क्षेत्र के जो ट्रेड यूनियन है, जैसे रेलवे की है, बैंक की है, पोस्ट की है, दूसरे जो अच्छी ट्रेड यूनियन है, उनकी ये जिम्मेवारी है तो वो फिर से अपने पास जो भी रिसोर्स है वो रिसोर्स से युवाओं को तैयार करे, ट्रेड यूनियन में शामिल करे, क्योंकि आजकल कोई युवा ट्रेड यूनियन में आने के लिए तैयार नहीं है। मुझे लग रहा है वो स्थिति बहुत गंभीर है और समझने की जरूरत कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो बस यही मेरा एक सवाल था, धन्यवाद। नहीं, आपका सवाल बड़ा मौजूद है, बड़ा गंभीर है। मैं एक विवादास्पद आप कह सकते हो कि उस तरीके का इसके बारे में टिप्पणी करके अपनी बात को थोड़ा सा रखने की कोशिश करूंगा, और वो ये कि जब ट्रेड यूनियन आंदोलन मजबूत था और जिसमें कार्यकर्ता निकल रहे थे, उस समय ये जो हमारी पूंजी का विभत्स रूप था, उसने इस मर्म को समझते हुए एक न खाली हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया भर में एक एनजीओ कल्चर का स्थापना करी। और ये जो एनजीओ के नाम पर तमाम फंडिंग हुई, उससे जो तमाम समर्पित और जो निष्ठावान कार्यकर्ता थे वो सब बजाय इसके कि वो संघर्ष के उसमें लगे रहें, वो समाज सेवी के तौर पर अपने आप को सुविधाभोगी बनाने में लग गए। और उनके साथ सबसे बड़ी सुविधा ये रही कि वो सेमिनार करते थे शिक्षा के नाम पर, वो तमाम एक सामंजस्य बनाए रखते थे शासन सत्ता के लोगों के साथ बैठ करके, और वो सब तमाम पैसा जो तमाम औद्योगिक घरानों से आ रहा था उसका इस तरीके से इस्तेमाल हो रहा था, और ये सब कुछ हो रहा था ये सामाजिक कार्यों के नाम पर। तो एक ऐसे पूरा आंदोलन एक मकड़ जाल में, भ्रम जाल में फंस करके, संघर्ष से विमुख होकर के
एक सामाजिक कार्यक्रमों के नाम पर एक बिखराव की स्थिति में गया और फिर वहां से पूरे जो संघर्षशील निष्ठावान कार्यकर्ता थे उनमें एक अजीब सी कुंठा पैदा हुई और बजाय लोग संघर्ष की तरफ आगे बढ़ते लोग उस सुविधा भोगी कल्चर की तरफ गए जहां पर उन्हें आलीशान गाड़ियां थी, बढ़िया उनके पास रुतबा था और एक नए तरीके का एक राजनीतिक प्रक्रम में वो अपने आप को कहीं ना कहीं हिस्सेदार मान रहे थे और सत्ता सुख की उनके पास सत्ता नहीं तो सत्ता के करीबी होने का उनको जो है गौरव भी मिल रहा था। ऐसा मुझे लगता है, मैं हो सकता है कि गलत हूं, लेकिन मुझे लगता है कि एनजीओज ने ट्रेड यूनियन आंदोलन को जो आंदोलनों के संगठन रहे हैं, संगठनों के आंदोलन रहे हैं, उनको चोट पहचाने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करी। जी अरे यहाँ पे वरदराजन जी भी हैं, जरा मैं चाहूंगा कि वरदराजन जी कुछ बात रखें। नमस्कार सभी साथियों को नमस्कार सर। यहाँ युवकों की बात हुई, हम एक युवा है और वह बात सच है। ये कहना चाहता हूँ कि हम इतने दिन से ट्रेड यूनियन मूवमेंट से जुड़ना चाहते हैं, हम पढ़ते रहते हैं और एआईआरएफ के एक बहुत कम दौर में वॉलंटियर के नाम पर काम करते हैं क्योंकि हमारे पिताजी रेल कर्मचारी है और जब से रेलवे का निजीकरण शुरू हुआ था तब से हम बहुत डिस्टर्ब हुए थे और इसीलिए हम जुड़े थे एआईआरएफ से। और हम पढ़े, ट्रेड यूनियन के बारे में बहुत पढ़े हैं, इसके अलावा हम कभी एक एक्टिव पार्टिसिपेशन हमें नहीं मिला और इसका यही कारण था कि आजकल जो ट्रेड यूनियन है वो युवकों या जैसे यहाँ कहा गया उसके बारे में किसे पढ़ाया नहीं जा रहा है। युवकों में उसके जो इंफॉर्मेशन देना चाहिए, युवकों के बीच जो इंफॉर्मेशन चाहिए मजदूरों के अधिकार के मामले में हो या मजदूर का जो लॉस हो, रूल्स हो, उसके बारे में कुछ युवकों पे पता नहीं है। तो यह बात दूर करना बहुत जरूरी है और यह बात दूर होगी तो आप जैसे जो आज विष्णु शुक्ल सर थे उनने बहुत अच्छी बात कही, उनसे हम बहुत प्रभावित है। तो आप जैसे लोगों का आगे आकर युवकों से बात करना, युवकों से कोई प्लेटफॉर्म पर बात करते ही रहना जरूरी है, उनको मेंटर करना जरूरी है क्योंकि आज के युग में हमारे आने वाले पीढ़ी को हम ये रेलवे का निजीकरण हो या जो भी हो हमें रोकना जरूरी है। यह रेलवे सभी जो सरकारी संस्थाएं है, नवरत्न है, जिनका निजीकरण हो रहा है वो भारत के देशवासियों का है और आने वाले पीढ़ी को भी उसका जो लाभ है वो मिलना चाहिए। अगर वो निजीकरण हुए तो आने वाले पीढ़ी से हम क्या जवाब देंगे, इसके बारे में हमें सोचना बहुत अनिवार्य है। और मई दिवस में यह सोचना चाहिए कि ट्रेड यूनियन मूवमेंट जो है वो यूथ के पर्सपेक्टिव से कैसे आगे बढ़ाया जाए, यूथ में कैसे उसके प्रति जागरूकता फैलाई जाए, उनको कैसे ये मूवमेंट का भाग हिस्सा बनाया जाए। और साथ ही मधुलिमा जी के बारे में भी हमने सिर्फ पढ़ाई है और चूंकि हम पुणे से है और फर्ग्यूसन कॉलेज में हमने +1 +2 किया था तो उसी दौरान पढ़ने का थोड़ा मौका मिला। और ये जो किस्सा है पार्लियामेंट का, जो किस्सा जो वक्ताओं ने यहाँ दोहराया था वही हमें भी याद था, उसी के द्वारा हम उनके बारे में जानते। ज्यादा तो हमें जानकारी है नहीं पर आज जो वक्ताओं ने कहा बहुत कुछ उनके बारे में सीखने मिला। बस यही बात कर रोकना चाहूंगा कि यूथ को जो है ट्रेड यूनियन मूवमेंट में आगे लाना है और उन्हें आगे लाने की जिम्मेदारी आप सभी को है जो यस्टरयर्स के ट्रेड यूनियन मूवमेंट में जुड़े रहे, आज भी जुड़े हुए हैं। आप ही की जिम्मेदारी है हम सबको बढ़ावा देना, हमारा मेंटर करना, मेंटर्स आप ही को बनना पड़ेगा और युवाओं के बीच एक जागरूकता फैलाने का समय जो है बीत चुका है पर फिर भी करना अभी जरूरी है। बस इतना ही कहना चाहूंगा सर। मैं वैचारिक तौर पे पूरी तरीके से दुरुस्त हूँ वरदराजन साहब। मैं एक छोटी सी टिप्पणी ये करना चाहूंगा कि हमारे मुल्क में बहुत अच्छे तरीके से चीजें आगे बढ़ रही थी। 77 के आंदोलन के बाद जब स्वदेशी और कांड हुआ कानपुर में और कोका कोला और IBM को गुड बाय कहा गया, उस समय जो दुनिया का पूंजीपति वर्ग था वो बहुत परेशान हुआ और उसने परेशान होकर के एक षड्यंत्र रचा
और उस षड्यंत्र के चलते यहाँ पर जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन करवाया गया, मोरारजी देसाई के हाथों से सत्ता को लेकर के बाबू जगजीवन राम के डिजर्विंग होने के बावजूद चौधरी चरण सिंह को सौंपी गई, उससे मुल्क के अंदर जो क्लास वार होने की संभावना थी वो कास्ट वार में कन्वर्ट हुई। और आज मजदूर वर्ग के साथ भी ये बड़ा अहम संकट पैदा हो गया है कि जो हमारे पहले के साथी ने कहा था कि जातिवाद नहीं था, लेकिन आज तो जातिवाद घुसा हुआ है। डॉक्टर अंबेडकर ने कभी नहीं कहा कि हम जाति की लड़ाई लड़ रहे हैं, उन्होंने कहा शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो। और आज हम अलग अलग जातियों के अलग अलग खेमे बना करके इस तरीके से लड़े जा रहे हैं कि हमारी जात सर्वोपरि है, हमारे ऊपर अत्याचार हुआ। गोया मेहनत कश जो मजदूर वर्ग है उसको अपना वर्ग का चरित्र ही होता चला जा रहा है। तो आज बहुत जरूरत इस बात की है कि हम राजनीतिक तौर पर इतने स्पष्ट हो जाएं कि हमें अपने वर्ग स्वरूप को चिन्हित करना है, उसके आधार पर लोगों को जोड़ना है। ये जो जातिगत वर्ण चरित्र है, इससे हम जब तक मुक्ति नहीं पा पाएंगे मित्र, चाहे हम नौजवान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे शिक्षक हो, चाहे शिक्षार्थी हो, जो भी हैं, हम इस मकड़ जाल से बाहर नहीं निकल पाएंगे। हमें राजनीतिक तौर पर ये सोचना और समझना ही पड़ेगा कि हमें ये वर्गीय लड़ाई है और इस वर्गीय लड़ाई में हमारा वर्ग शत्रु कौन है और हमारे वर्ग मित्र कौन है, उनको हमें गोलबंद करके संघर्ष के लिए तैयार करना पड़ेगा। अगर हम चाहते हैं कि शासन सत्ता चाहे जिसकी हो, लेकिन उसके ऊपर जनता का नियंत्रण हो, तो उसके लिए ये अपरिहार्य परिस्थिति है कि जब लोग जो हैं इतने सक्षम हों कि जब चाहे जिसकी सरकार हो, लेकिन वो मनमाने तरीके से ऊपर जो है कानून न थोप दे। जिस तरीके से आज मजदूरों के कानून थोप दिए गए, किसानों के कानून थोपे जा रहे हैं, ये जो प्रक्रिया है इसमें न किसान की भागीदारी है, न मजदूर की भागीदारी है, और किसानों के हित के लिए, मजदूरों के हित के लिए काम किए जा रहे हैं। ये जो ढकोसला पुराण है ये बंद करना ही होगा और इसके लिए लोगों को शिक्षित होना ही पड़ेगा, शिक्षित होना पड़ेगा, संगठित होना पड़ेगा, संघर्ष करना पड़ेगा। इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प है नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई साथी अगर बात रखना चाहेंगे, नहीं तो फिर राम स्वरूप जी कुछ अंतिम टिप्पणी करके कार्यक्रम का समापन करें। और ये विष्णु शुक्ला जी का जो प्रस्ताव है कि एक दिन जो श्रम कानूनों में बदलाव आए हैं उस पे 1 घंटे का सत्र हो, तो वरदराजन जी आप इसको मॉडरेट कर सकते हैं इस सत्र को? हाँ सर, जरूर कर लेंगे। तो हम अभी हम तारीख तय कर लेते हैं। आने वाले दिन में 3 तारीख को डॉक्टर अभय शुक्ला का सत्र है, जन स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से जो कोरोना का मामला है पूरा। 4 तारीख को शायद किसान आंदोलन पे कुछ होगा। 5 मई को अगर रखना चाहें तो हम रख सकते हैं, अगर आप दोनों लोग की सहमति हो तो अभी इसको फाइनल कर दिया जाए। ठीक है सर, मैं सहमत। 5 मई वरदराजन जी आपके लिए ठीक है? हाँ सर, ठीक है सर, सहमत हूँ। तो 5 मई का सत्र फाइनल हो गया। वरदराजन जी मॉडरेट करेंगे और मजदूर का अनिल मिश्रा जी जरा माइक ऑफ कर लीजिए। वरदराजन जी मॉडरेट करेंगे और विष्णु शुक्ला जी जो श्रम कानूनों में परिवर्तन हुआ है उस पे 1 घंटे उनके साथ चर्चा करेंगे। ये 5 मई को होगा। इसी लिंक पे, जो लिंक आपको आज मिला है, इसी पे आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा था कि साथियों के रहते हुए ही इसकी घोषणा मैं कर दूं। अब रामस्वरूप जी आप अंतिम टिप्पणी करके कार्यक्रम का समापन करें। नमस्कार साथियों, बहुत अच्छी चर्चा हुई। विष्णु शुक्ला जी ने जो लेबर मूवमेंट को लेकर जो स्थितियां बनी हैं वह भी बहुत अच्छे से समझाया और सवाल जवाब के रूप में मजदूर आंदोलन में युवकों की भागीदारी क्यों नहीं हो रही है और मजदूर आंदोलन में ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण की जरूरत पर जो बल दिया गया है मिश्रा जी द्वारा, वह बहुत जरूरी है। और जैसा कि 5 तारीख का फिर से मजदूर आंदोलन को लेकर घोषणा हुई है, मजदूर आंदोलन के बारे में चर्चा होगी, उसको लेकर आगे विष्णु शुक्ला जी विस्तार से 5 तारीख की चर्चा में भी आप सब शामिल हों।
आज की चर्चा बहुत अच्छी रही है, लेकिन जो संकट है उस संकट का हल भी हमारे जैसे लोगों को, जो राजनीति में काम कर रहे हैं, जो मजदूर आंदोलन में काम कर रहे हैं, उनको सोचना चाहिए। और निश्चित रूप से जब तक नौजवान इस आंदोलन से नहीं जुड़ेगा, राजनीति से नौजवान जब तक दूर होता जाएगा, राजनीतिक कार्यकर्ता प्रशिक्षित करने का काम नहीं होगा, मजदूर आंदोलन से जुड़े लोगों में नौजवानों को प्रशिक्षित करने का काम नहीं होगा, तब तक देश में बदलाव की राजनीति नहीं चल पाएगी। अनिल भाई ने बहुत विस्तार से तमाम देश की समस्याओं को छुआ, कोरोना काल की समस्याओं को छुआ। सुभाष रानडे जी ने भी मधु लिमये के बारे में विस्तार से जानकारी दी। आज हम सबके आमंत्रण पर ये मुख्य वक्ता जुड़े, उन सबका आभार, उनका सबका धन्यवाद। बहुत सारे साथियों ने इसे लाइव देखा भी सही, उन सबका भी आभार। और इसी तरह से सत्याग्रह चैनल पर जो यह चलता रहता है, चर्चाओं का दौर, देश की समस्याओं को लेकर, पूरी दुनिया की समस्याओं को लेकर, मजदूरों किसानों की समस्याओं को लेकर, उसमें आप लगातार भागीदारी करते रहें। पुनः आप सभी का आभार, धन्यवाद।